और न्यूज इंडिया एक बार फिर से हाजिर है अपने ग्राउंड जीरो के हीरोज के साथ। इस खास बुलेटिन में हमारे हीरोज बताएंगे हर खबर की जमीनी हकीकत, वो भी ग्राउंड जीरो से। राष्ट्रीय मतदाता कार्यक्रम के तहत जो है आज यहाँ कमिश्नरेट ऑडिटोरियम में जो है एक सभा को आयोजित की गई। इसमें लेकर के कुछ लोग यहाँ पे मौजूद थे जिनको कि यहाँ पे प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को लेकर के लोग मतदाता को कैसे जागरूक करेंगे इसको लेकर के यहाँ पे बताया भी गया है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जिनको एक सर्टिफिकेट दिया गया है। जी मैं तो अपना परिचय बता दीजिए। सर, मेरा नाम दीक्षा मिश्रा है और मैं बीकॉम सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ फ्रॉम सुधाकर महिला पीजी कॉलेज। मुझे गीत लेखन में प्रथम पुरस्कार आज मिला है मतदाता जागरूकता अभियान के तहत। बात करते हैं कि आगामी आने वाले चुनाव भी आ रहा है, इसको लेकर के आप किस तरह से मतदाता के पास जाएंगी, कैसे जागरूक करेंगे उन लोगों को? सर, जिस तरीके से अभी हमने गीत लेखन में पार्टिसिपेट किया, उसमें प्राइज़ मिला, उसी तरह स्लोगन नुक्कड़ नाटक के तहत लोगों में जागरूकता लानी है ताकि वो अपने वोट का, अपने इसका अधिकार का प्रयोग अच्छे से कर सकें और 100% वोट दे सकें, क्योंकि इससे आप हमारा मत हमारी शक्ति है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम ये बताइए कि आज आप यहाँ पे राष्ट्रीय जागरूकता दिवस के उपलक्ष्य पे यहाँ पे आई हैं जी। किस तरह का आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है और कैसे लोगों को जागरूक करेंगी? जी, यहाँ पे बताया गया है कि जो लोग मतदान देने के लिए योग्य हो चुके हैं उनको ज़रूर से मतदान देना चाहिए। एक वोट लोगों का बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, एक वोट से हार जीत होती है। और वाराणसी जो हमारा काशी है वो हर क्षेत्र में, चाहे सांस्कृतिक हो या पारंपरिक, हर क्षेत्र में जब वो आगे है तो मतदान से 58% ही क्यों हो रहे हैं यहाँ पर। तो इन चीज़ों को लेकर जो डीएम सर थे, आईएएस सर थे, उन लोगों ने हम लोगों को बताया हर चीज़, इस चीज़ में भी हमको रहना चाहिए। यहाँ पे एक नीलू मिश्रा जी भी हैं जो इंटरनेशनल एथलीट भी हैं और उनसे बात करते हैं। मैडम ये बताइए कि आगामी जो चुनाव आने वाला है, चुनाव को लेकर के किस तरह से लोगों के बीच में लेकर के जाएंगी, कैसे लोगों को जागरूक कर रही है? हाँ बिल्कुल, मैं एज ए स्वीप आइकॉन वाराणसी जनपद में पिछले 2012 से इस अभियान से जुड़ी हुई हूँ और पिछले अभियानों में मैं देखी हूँ कि बहुत लोगों को जागरूकता आई और हम लोगों ने करीब 19% वोटिंग रेट बढ़ाया है बनारस का। तो मेरा बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है, स्पेशली उन ग्रामीण महिलाओं के लिए जो जब शादी होती है, शादी बनने के बाद नई जो बहुएँ आती हैं, वोटर नहीं बनती, और 18+ की जो यंग वोटर्स हैं, जो यूनिवर्सिटी के माध्यम से और उनसे डिग्री कॉलेज में बहुत सारी ऑनलाइन प्रतियोगिता, मैं खुद ही फिजिकली, हम लोग बहुत सारे ऐसे कॉन्टेस्ट कराते हैं, मैराथन रेस हो गया, क्विज कॉन्टेस्ट, हमारे बोर्ड गेम्स। तो मेरा खुद का पर्सनल इंटरेस्ट होता है कि हर मतदाता, एक मतदाता जागरूकता शिक्षा हम लोग का जैसे भारत निर्वाचन आयोग हर स्कूलों के माध्यम से चलाता है, हमारे मतदाता साक्षरता क्लब बनते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है उस क्लब के माध्यम से हर यंग वोटर्स जिनकी उम्र 18 वर्ष हो रही है वो मतदाता बने और अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए देश के और अपने राज्य, अपने जनपद के कल्याण हेतु अपना मतदान अवश्य करें। जी बिल्कुल, ये सही है कि बाधाएं बहुत आएंगी और ऐसे में लोगों को जो है ना जागरूक होना पड़ेगा, मतदाता को जो है ना बूथ पे जाना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज बूथ को करना पड़ेगा ताकि बूथ वोट करने से जो है जो मेरा अपना सोच है किस तरह के हम प्रत्याशी को लेकर के आएंगे, ये तमाम चीज़ें न्यूज इंडिया भी अपने चैनल के माध्यम से ये अपील करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वोट करने के लिए निकलें और अपना मताधिकार का प्रयोग करें। न्यूज इंडिया के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की जो रफ्तार पिछले कुछ दिनों में बेकाबू हुई थी, उस पर थोड़ी सी लगाम जो है देखने को मिल रही है और इसी के साथ कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या की बात करें तो उसमें भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा गठित टास्क फोर्स के मेंबर और मुंबई के सारे प्राइवेट अस्पतालों को मॉनिटर करने वाले डॉक्टर गौतम भंसाली जी इस वक्त मौजूद हैं। गौतम सर, जिस तरीके से कोरोना की जो तीसरी लहर बताई जा रही थी कि मामले लगातार बढ़ रहे थे, उसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। उसी के साथ ओमिक्रॉन के जो मरीज हैं उसमें से एक बड़ा खुलासा हुआ है कि मुंबई में जो पेशेंट्स आए तो उसमें से 89% जो मरीज हैं वो ओमिक्रॉन के हैं।
राइट, ये बिल्कुल सत्य बात है, सही है। जो हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग हर बार राउंड वाइज अलग अलग तरीके से भेज रहे थे, ये जीनोम सीक्वेंसिंग में भी जो 8वें राउंड का जीनोम सीक्वेंसिंग हुआ उसमें ये हुआ कि ओमिक्रॉन के केसेस ज़्यादा है, डेल्टा के कम है। दैट डजंट मीन कि मुंबई में ओमिक्रॉन बहुत फैल गया है, ऐसा नहीं है। जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट आए हैं उनका रिपोर्ट आगे फर्दर जीनोम सीक्वेंसिंग में गया है, तो धीरे धीरे हमें लग रहा था कि ओमिक्रॉन के बढ़ रहे हैं, डेल्टा के कम हो रहे हैं। जो हमने पहले भी कहा था कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा को जल्दी सब्स्टिट्यूट करेगा, जो कर रहा है, और ये एक अच्छी खबर भी है। लेकिन सर, मुंबई सबसे पहला शहर बना देश का जहां पर जो मरीज जो हैं एक तरफा अचानक से कम होने, लेकिन दिल्ली में भी बात करें तो वहां पर आंकड़े जो है पिछले कुछ दिनों में लगातार आ रहे। तो लोग कई डॉक्टर का कहना था कि दिल्ली में ठंड ज्यादा होती है, मुंबई में उस तरीके की ठंड होती नहीं, इस वजह से मरीज जो है यहाँ पे कम पाए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा ठंड की बात नहीं। मुंबई में देखा जाए तो इतने सालों में पहली बार इतनी ठंड मुंबई के अंदर पड़ रही है। मुंबई और मुंबई मॉडल की पूरे वर्ल्ड में तारीफ हुई है और अभी भी होनी चाहिए। थर्ड वेव को हमने जिस हद से कंट्रोल में किया है, अगर आपने देखा होगा जब थर्ड वेव शुरू हो रही थी मुंबई के अंदर, तो सबसे पहले मुंबई एक ऐसा शहर था जिसने ये प्लान किया था कि बाहर से जितने भी आ रहे हाई रिस्क कंट्री, एट रिस्क कंट्री, उस सब पेशेंट्स को हम लोग या तो होम क्वारंटाइन करेंगे या फिर हॉस्पिटल क्वारंटाइन करेंगे। जो हाई रिस्क कंट्री थे उनको हमने एसेंशियली हॉस्पिटल क्वारंटाइन किया था, स्ट्रिक्ट कड़े कदम उठाए थे। हमारा जो बीएमसी का वार्ड वॉर रूम है वो प्रॉपर निगरानी रख रहा था होम क्वारंटाइन लोगों पे, वीडियो कॉल करके चेक कर रहा था कि कहीं लोग घर में घूम रहे, घर में मोबाइल रखा बाहर तो नहीं घूम रहे हैं, या बोल रहे होंगे कि हम घर के अंदर ही बैठे, उनको वीडियो कॉल से चेक करते। तो जो सख्त कदम उठाए गए थे, स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग की गई थी, उसी का ही फल है कि 10-15 दिन के अंदर वेव हमारे यहाँ पे कमजोर होती गई। तो क्या फिर तीसरी लहर जो है पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है मुंबई शहर में, अगर आपकी बातों के अनुसार? पूरी तरह समाप्त नहीं कह सकता मैं, बट समाप्ति की ओर है। अभी भी जितने केसेज आ रहे हैं, आज भी मुंबई के अंदर 2000 से कम केसेज है, तो जितने भी केसेज आ रहे हैं उसमें एसिम्प्टोमेटिक ज़्यादा है। हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल की जहाँ तक मैं बात करूँ, बेड खाली पड़े, ICU देखा जाए तो बेड खाली पड़े, तो इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि चीज़ें वेरी वेल कंट्रोल्ड है। जी सर, एक आखिरी सवाल कि ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट कई देशों में जो है आ चुका है, जिसका नाम BA.2 रखा गया, क्या ये मुंबई में आता है तो इसकी कैसी जांच होगी, क्योंकि वहां पर RT-PCR के द्वारा इस चीजों का पता नहीं चल पा रहा है, तो ये कितना घातक हो सकता है जो ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट आया BA.2? इस कोविड वायरस के बारे में किसी को या कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल होता है। जब तक कि इसके डेटाज आपके पास नहीं आती, जब तक आपका स्टडीज नहीं आती, तब तक कहना मुश्किल होता है। मेरा पर्सनल मानना ये है कि जो तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे कंट्री में हुआ है, जितना स्पीडली हुआ है कि 1 साल के अंदर अंदर आप 170 करोड़ डोज लग जाती लोगों को, जो सबसे इम्पॉसिबल काम था, और हमारे वैक्सीन भी बहुत अच्छे हैं, तो शायद लगता है कि ओमिक्रॉन भी यहाँ पे इतना नुकसान नहीं कर पाया। डेल्टा वेरिएंट भी हमारे यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं कर पाया जो विदेशों में किया था दूसरी कंट्री के अंदर। तो मुझे लगता है अगर कोई और वेरिएंट भी आता है, हमें ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सावधान रहना है, सतर्क रहना, मास्किंग यूज करना और वैक्सीन यूज करना। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ डॉक्टर गौतम बंसाली, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आप मास्क पहनते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, तो जिस तरीके से कोरोना के जो नए वेरिएंट आ रहे हैं उससे हम बचे जा सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना वायरस तेजी से पैर पसारकर पूरे मुंबई शहर में पिछली दूसरी लॉकडाउन में हमने देखा था, दूसरी लहर में, तीसरी लहर में हालांकि उस तरीके की स्थितियां तो नहीं हुआ, लेकिन लोगों से सावधानी बरतने की अपील जरूर की जा रही है। कैमरामैन बबलू राउत के साथ शुभम पांडे, न्यूज इंडिया, मुंबई। देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है और गणतंत्र दिवस के मौके पर आखिर किस तरीके की तस्वीर पूरे भारत में दिखाई देगी, वो आपको न्यूज़ इंडिया पर आज हम दिखाते हैं। क्योंकि कल की तस्वीर जो है वो बहुत शानदार रहने वाली है, उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस वक्त मौजूद हैं हम राजपथ पर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी LED स्क्रीन जो है वो लगाई गई हैं। अगर हम बात करें नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की, अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी जो हमारे भारत के जो ध्वज हैं वो लहरा रहे हैं। इसके अलावा इस पूरे परेड को लेकर के, क्योंकि इस बार भी कोरोना काल की वजह से जो होने वाली परेड है उसका रंग थोड़ा सा फीका देखने को मिलेगा, क्योंकि जितनी झांकियां इसमें इस बार सम्मिलित की गई हैं, अगर उन झांकियों की बात करें तो झांकियों की संख्या भी सीमित रखी गई है। इसके अलावा जहां पहले परेड 8.5 किलोमीटर के आसपास की होती थी,
अब उसको घटा करके 3.5 किलोमीटर कर दिया गया, यानी कि 5 किलोमीटर की जो दूरी है उसको कम किया गया है। कोरोना महामारी के चलते इस तरीके का जो फैसला है वो लिया गया है। हालांकि इस पूरे परेड की दिव्यता और भव्यता को दिखाने के लिए तमाम जो कैमरे हैं वो लगाए गए हैं। इंडिया गेट के टॉप की अगर मैं बात करूं, वहां पर भी एक कैमरा लगाया गया है। नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और राजपथ की अगर बात करें, जगह जगह पर जो कैमरे हैं वो लगाए गए हैं। बेहतर साउंड क्वालिटी के लिए यहाँ पर जो बड़े बड़े स्पीकर्स हैं उनको लगाया गया है। हालांकि इस बार की झांकियों की अगर बात करें, झांकियों के चयन की प्रक्रिया जब सरकार की तरफ से की जा रही थी तो तमाम बातों का ध्यान रखा जा रहा था। तो जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं और तैयारियों के पूरा होने के बाद जो पूरा रूट होगा वो यही रूट होगा जहां से इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत होगी और तमाम जो झांकियां होंगी वो यहीं से होकर के आगे बढ़ेंगी और ये झांकियां जो हैं इसी मार्ग से होकर के आगे बढ़ेंगी। यहाँ पर भी देखिए सुरक्षा के लिहाज से परिंदा भी ना पर मार पाए वो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे की गई है। तमाम तरीके के जो VIP हैं उनके लिए अलग रूट बनाया गया है। इसके अलावा जो आगंतुक होंगे, जो इस परेड को देखने के लिए आएंगे, उनको भी यहाँ पर सम्मिलित करने के लिए जो अलग मार्ग है वो बनाए गए हैं। तो जो तैयारियां हैं गणतंत्र दिवस को लेकर के वो पूरी हो चुकी हैं और तैयारियों के पूरा होने के बाद से आज जो है आखिरी टच जो है वो दिया जा रहा है। पूरी चीज़ों को चेक किया जा रहा है कि किस तरीके से कल की जो परेड होगी वो दिव्य और भव्य होगी। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव यानी गणतंत्र दिवस की तैयारियां जो हैं वो लगभग पूरी की जा चुकी हैं, लेकिन 26 जनवरी को किस तरीके का कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि कोरोना काल की वजह से इस बार जो है लोगों की संख्या को जो है वो काफ़ी घटा दिया गया। हालांकि पिछले साल की बात करें तो उस दौरान भी तकरीबन 25,000 लोगों को ही आने की अनुमति दी गई थी, लेकिन इस बार उसको और भी ज़्यादा कम किया गया है, यानी कि 24,000 के लोग के आसपास जो लोग हैं वो इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा 27,000 जवानों के साथ साथ 65 पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो तैनाती है वो पूरी दिल्ली के अंदर की गई है। इसके अलावा साथ साथ बात करें तो आपको जो चेयर्स नज़र आ रही होंगी, इससे पहले बात करें तो पिछले साल इन चेयर्स को काफ़ी कम किया गया था, हालांकि इस साल भी जो है चेयर्स में काफ़ी कटौती की गई है। साथ ही साथ बात करें तो जो परेड है वो 10:30 बजे शुरू होगी, उससे ठीक पहले यानी कि आज शाम से जो है ये तमाम रोड को जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा, चाहे मानसिंह रोड की बात करें या फिर बहादुर शाह जफर मार्ग की बात करें। इसके अलावा उद्योग भवन और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन को भी कल 12 बजे तक बंद किया गया है सुरक्षा कारणों की वजह से। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की तरफ से 500 CCTV कैमरे जो हैं वो पूरी दिल्ली के अंदर लगाए गए हैं। खासतौर पर राजपथ की बात करें तो यहाँ पर 300 से ज़्यादा जो CCTV कैमरे हैं उससे नज़र रखी जाएगी। इसके अलावा जो भी लोग गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेंगे सभी को जो है डबल वैक्सीनेशन होना उनका ज़रूरी है। साथ ही साथ उनके फेस पर मास्क होना चाहिए, थर्मल स्कैनिंग जो है वो भी उनकी की जाएगी। इसके अलावा पूरी दिल्ली के अंदर तकरीबन 30 से 35 ऐसे पॉइंट बनाए गए हैं जहाँ पर जो लोग अगर संदिग्ध नज़र आते हैं तो उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही साथ बात करें तो इस बार जो परेड की दूरी है उसको भी कम किया गया है, यानी कि इससे पहले हम आमतौर पर देखते थे जो परेड की दूरी थी वो 8.3 किलोमीटर हुआ करती थी, लेकिन मौजूदा समय में जो परेड की दूरी है उसको हम घटाकर 3.3 किलोमीटर कर दिया गया है, यानी कि 5 किलोमीटर की जो दूरी है वो परेड कम कर दी गई है। हालांकि परेड सुबह 10:30 बजे शुरू होगी और ये देखिए तस्वीरें मैं दिखा दूं पीछे विजय चौक से ही यहाँ से कल सुबह 10:30 बजे जो परेड शुरू होगी वो नेशनल स्टेडियम पर जाकर खत्म हो जाएगी। हालांकि इससे पहले परेड जो थी वो लाल किले तक जाती थी, लेकिन जो झांकियां निकलेंगी वो लाल किले पर ही जाकर खत्म होगी, लेकिन परेड यहाँ से चलकर जो है केवल नेशनल स्टेडियम तक खत्म होगी। इसके अलावा जो हालांकि इस बार कोरोना की वजह से जो है कोई भी विदेशी मेहमान गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा, लेकिन साथ ही साथ बात करें तो तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी होगा। इसके अलावा सुरक्षा की बात करें तो पूरी दिल्ली के अंदर जो है चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है, क्योंकि IB का जो अलर्ट आया था उसके बाद से लगातार दिल्ली के अंदर कोई आतंकी घटना ना हो, इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ दिल्ली पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तैयारियां हर तरफ से चली जा रही हैं, चाहे वो दिल्ली हो या पूरे भारतवर्ष में लोगों में उत्साह बना हुआ है। इसी को लेकर आज राजधानी लखनऊ अगर हम बात करें तो यहाँ पर जहाँ चुनावी सरगर्मी है वहीं पर गणतंत्र दिवस के मनाए जाने के लेकर जो है तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और पूरी तैयारी लगभग मुकम्मल की जा रही है। विधानसभा के सामने जो परेड निकलेगी, विधानसभा के सामने जहां पर कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ में ही महामहिम राज्यपाल
आनंदी बेन रहेंगी और साथ में तमाम जो सेलिब्रिटी के अलावा उत्तर प्रदेश के जो है गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर है। यही वो स्थान है जहाँ पर कि सुबह जो है इस पूरे जो हजरतगंज में जो चारबाग चौराहा है वहाँ से लेकर और इधर हजरतगंज तक बाकायदे यहाँ से परेड निकाली जाती है। और आप देख सकते हैं कि इसको लेकर जो अंतिम रूप है इस तैयारियों को लेकर वो अमली जाना दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये 5वां साल है और इस बार जो है देखना ये भी दिलचस्प होगा कि अगले साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहते हैं या कोई और सियासी सत्ता जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर परेड को जो है सलूट मारते हैं। लेकिन फिलहाल मैं बता दूं कि ये पूरी तैयारी जो है वो मुकम्मल जो है यहाँ तैयारी खत्म हो गई है और अंतिम रूप जो है इस पूरे गणतंत्र दिवस जो कल मनाया जाना उसको परेड को लेकर तैयारियां हो रही हैं। सुंदरम के साथ अभिनव पांडे, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।